कहानी की शुरुआत में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर सोफिया दिखाई देती है। वह एक मरीन शोधक थी जो अपनी टीम के साथ कई महीनों से लिलिप नाम के एक शार्क पर रिसर्च कर रही थी। उस टीम में सोफिया का हस्बैंड क्रिस्टी भी था। एक दिन सोफिया और क्रिस्टी ब्लॉग बना रहे थे, तभी अचानक उनकी टीम का एक मेंबर आकर कहता है कि उन्हें सिग्नल मिला है। ये सुनते ही क्रिस्टी टीम के मेंबर्स को लेकर समुद्र में गोता लगा देता है, जबकि सोफिया और उसके साथ मौजूद एक लड़की सब कुछ निगरानी करती रहती है। क्रिस्टी लोग लिली को ढूंढने गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा मरा हुआ शार्क देखा। क्रिस्टी उसके पास जाकर समझ जाता है कि वो एक छोटी शार्क है और उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब है। देखकर साफ लग रहा था कि किसी खतरनाक जानवर ने उसे काट कर खा लिया था। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी। तभी वे उस बच्चे पर बात ही कर रहे थे कि अचानक एक समूह शार्क का आकर उन्हें घेर लेता है। हैरानी की बात यह थी कि वे सब मादा शार्क थीं। क्रिस्टी और उसकी टीम को अच्छे से पता था कि शार्क को कैसे संभालना है, इसीलिए वे सब बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे ही वे शार्क वहां से जाती हैं, तभी लिलिप आ जाती है। उसे देखकर सोफिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि 3 महीने पहले जिस शार्क की कद काठी सिर्फ 2.5 मीटर थी, अब वह 7 मीटर से भी बड़ी हो चुकी थी। इतनी अजीब बढ़ोतरी देखकर सोफिया बहुत हैरान हो जाती है। वह क्रिस्टी से कहती है कि लिलिप के शरीर से सैंपल लाए ताकि उसकी बढ़त का रहस्य समझा जा सके, लेकिन यही सोफिया की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही क्रिस्टी इंजेक्शन लगाकर सैंपल लेने की कोशिश करता है, लिलिप गुस्से में आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में वह सबके शरीर टुकड़े टुकड़े कर डालती है और समंदर का पानी खून से लाल हो जाता है। ये सब देखकर सोफिया खुद पर काबू नहीं रख पाती। उसके पास मौजूद लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उसकी बात नहीं मानकर समंदर में कूद जाती है अपने साथियों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिलिप वहां से चली गई थी। सोफिया को वहां सिर्फ शरीर के कुछ टुकड़े ही मिलते हैं। इतनी देर में लिलिप सोफिया पर भी हमला कर देती है। इस दौरान सोफिया का पैर लिलिप की पीठ पर बंधे जाल में फंस जाता है और लिलिप उसे खींचकर समंदर की गहराई में ले जाने लगती है। पानी के बहुत ज्यादा दबाव के कारण सोफिया की नाक और कान से खून बहने लगा है। भाग्य से सोफिया किसी तेज चीज की मदद से जाल को काटकर ऊपर निकल आती है और किसी तरह बच जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक दिन पेरिस सिटी में 2 लड़के मछली पकड़ने गए थे और नदी के अंदर से छोटा सा मिसाइल मिलता है। वो दोनों तुरंत पुलिस को बता देते हैं, तो पुलिस आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। धीरे धीरे वहां मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि नदी के उस एरिया में अभी भी 2nd वर्ल्ड वॉर के मिसाइल मिलते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो मिसाइल नदी के बहुत गहरे हिस्से में है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सोफिया को देखते हैं। अब उसने अपना रिसर्च का काम छोड़ दिया है और अब वह एक एक्वेरियम में काम करती है। जब कोई बच्चे वहां आते हैं तो वह उन्हें समंदर के अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में बताती है। एक दिन वह बच्चों को समंदर के जीवों के बारे में बता रही थी, तभी एक बच्चा अचानक बोल पड़ा, सोफिया, अगर तुम्हें समंदर के जीवों के बारे में इतना सब पता है तो तुम्हारी टीम को क्यों नहीं बचा पाई? उन्हें तो शार्क के हाथ मरना पड़ा। ये सुनकर सोफिया चुप रह गई और तुरंत वहां से निकल गई। तभी मिका नाम का एक मरीन सेवियर उसके पास आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मरीन सेवियर वो लोग होते हैं जो समंदर के जीवों को बचाने का काम करते हैं। सोफिया उस समय बात करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने मिका से बचते हुए वहां से चलना शुरू किया। तभी मिका अचानक बोल पड़ा, मैं प्लान 7 के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर सोफिया रुक गई। असल में प्लान 7 लिलिप का ऑफिशियल नाम है। मिका सोफिया को अपने लैब में ले जाता है। वहां मिका और उसकी दोस्त बैन उसे बताते हैं कि लिलिप अब पेरिस में आ गया है और उसके शरीर में लगा ट्रैकर अब भी एक्टिव है और उसका एक्सेस उनके पास भी है। लेकिन सोफिया उनकी बात मानना नहीं चाहती, क्योंकि पेरिस के साफ मीठे पानी में शार्क कभी नहीं आएगी और अगर किसी तरह आ भी जाए तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तब मिका उसे बताता है कि आज ही वे लिलिप को खोजने के लिए उस नदी में जाएंगे। वह सोफिया से भी उनके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सोफिया राजी नहीं होती और वहां से निकल जाती है। घर लौटकर वह अपने पुराने सामान में झांकते हुए एक टैब पाती है जिस पर उनके 3 साल पुराने वीडियो सेव थे। सोफिया वो वीडियो देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक मिका की बातें उसके दिमाग में आती हैं। वह ट्रैकर के जरिए पता करती है कि लिलिप सच में पेरिस आ गया है, लेकिन मिका तो उसी रात नदी में जाने वाले थे। सोफिया तुरंत मिका को फोन करती है ताकि उसे सावधान कर सके, क्योंकि उस शार्क की खौफनाकता केवल सोफिया ही जानती है। लेकिन मिका का फोन तब बंद था, इसलिए सोफिया एक वॉइस मैसेज भेज देती है। इसी बीच मिका और बेन को देखा जाता है। वे तब तक नदी में पहुंच चुके थे। वहां मिका नदी में उतर जाता है और बेन बोट में बैठकर उसके लिए इंतजार करती रहती है। मिका नदी में उतरते समय अपने शरीर पर एक हुक लगा कर रखा था ताकि ऊपर कोई समस्या होने पर बेन उस हुक को खींचकर मिका को सिग्नल दे सके। इसके बाद मिका नदी की गहराई में जाकर एक कार देखता है और उसके पास बढ़ता है। कार की बॉडी पर वह अजीब कुछ निशान देखता है, जिन्हें
देखकर लगता है कि कोई बड़ा जीव उसके ऊपर हमला कर चुका है। तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। बेन हुक को पकड़कर खींचने लगी है, लेकिन मिका पानी से निकलना नहीं चाहता, इसलिए वह हुक को खोल देता है। इसी बीच पुलिस के करीब आते देख बेन वहां से भाग जाती है और मिका पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस मिका से पूछती है कि इतनी रात में नदी में उतरने का वजह क्या था। मिका कहता है कि वह एक मरीन सेवर है, इसलिए पानी में रहना उसके लिए सिंपल है। लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इतनी रात में किसी का नदी। तभी सोफिया वहां पहुंच जाती है मिकाओं को रोकने के लिए, लेकिन वहां जाकर वह देखती है कि मिका को पुलिस पकड़कर ले जा रही है, इसलिए वह वहीं से वापस चली जाती है। पुलिस स्टेशन लेकर मिका से पूछताछ करती है और पता चलता है कि उस नदी में एक शार्क है और वह उस कार के बारे में भी बताता है। लेकिन पुलिस उसकी बात मानती नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक शार्क कभी भी मीठे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगले दिन सुबह नदी की गहराई में पड़ी उस कार को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। उसके अंदर एक इंसान का डेड बॉडी पड़ा था। वह देखकर सभी बहुत खौफनाक महसूस करते हैं, क्योंकि डेड बॉडी का लगभग आधा हिस्सा गायब था। देखकर ही समझ आ रहा था कि कोई बड़ा जीव उस हिस्से को काट ले गया। ठीक उसी समय सोफिया फिर से लिलिप को फॉलो करते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर उसकी पुलिस से मुलाकात हो जाती है। सोफिया पुलिस को बताती है कि वह एक मरीन शोध करता है और उस डेड बॉडी को देखकर वह कहती है कि यह काम पक्का शार्क का है। तभी मिका पूरी दोष की जिम्मेदारी सोफिया के सिर पर डाल देता है। वह कहता है कि सोफिया ने उसे नदी में उतरने को कहा था। सोफिया उस बात को इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती, इसलिए उसे भी पुलिस के साथ स्टेशन जाना पड़ता है। स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर और आदिल सोफिया को लेकर जाते हैं उनके आयुक्त के पास। तब तक सोफिया आदिल को उस ट्रैकर के बारे में बता चुकी थी जिससे वे लिलिप को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब वह यह बात आयुक्त को बताती है तो आयुक्त उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह अपनी टीम को खुद से इस संदर्भ की जांच करने का ऑर्डर देता है। उसके अनुसार आदिल अपनी टीम के साथ उस नदी में डाइव करने की तैयारी करता है। तब सोफिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस समय नदी में जाना खतरनाक है, वे बाहर से ही लिलिप को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आदिल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तब मिका भी चुपचाप नहीं रहता। वह एक साइकिल लेकर सोफिया का फॉलो करना शुरू कर देता है। इसी बीच सोफिया ट्रैकर के जरिए आदिलों को गाइड करती है और उन्हें लिलिप के पास ले जाती है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले नीचे उतरते हैं पूरे मामले को जांचने के लिए। वे वहां जाकर लिलिप को नहीं देखते, लेकिन शार्क की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। इसी दौरान सोफिया सबको बताती है कि लिलिप उनके बहुत करीब आ गया है। अचानक सोफिया के टैब पर लिलिप का सिग्नल आना बंद हो जाता है। तब पानी के नीचे मौजूद पुलिस वाले डर के मारे जल्दी ऊपर उठाते हैं। सोफिया समझ नहीं पाती कि अचानक क्या हो गया। खैर, वे सुरक्षित ऊपर आ जाते हैं और राडार चेक करने पर पता चलता है कि उनके आसपास एक बड़ी शार्क थी। इसी बीच सोफिया की नजर दूर खड़े मिका पर पड़ती है। असल में मिका सोचता था कि पुलिस शायद लिलिप को मार देगी। दूसरी तरफ वह तो लिलिप को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने बेन से बात करके सोफिया के डिवाइस से लिलिप का सिग्नल बंद करवा दिया। यह समझते ही सोफिया सीधे मिका के लैब चली जाती है। वह मिका को उसके काम के लिए डांटने लगती है। वह मिका से कहती है कि उस शार्क के वजह उसे अपनी टीम को खोना पड़ा, इसलिए उसे बचाने की कोशिश करना गलत होगा। लेकिन मिका उसकी बात नहीं मानता। उसका मानना था कि शार्क कभी भी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता और जो कुछ भी सोफिया के दोस्तों के साथ हुआ उसके पीछे पूरी तरह से सोफिया की ही गलती थी। ये सुनकर सोफिया को बहुत दुख होता है और वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आदिल जाकर आयुक्त को शार्क के बारे में बताता है। यह सुनकर आयुक्त बहुत तनाव में आ जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस नदी में एक इंटरनेशनल तैराकी कंपटीशन होने वाली है और इसे पेरिस शहर के मेयर ने खुद ऑर्गेनाइज किया है। खैर, आदिल आयुक्त को समझाता है कि इतनी खतरनाक स्थिति में यह इवेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वे मेयर के पास जाकर इवेंट को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेयर उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उस इवेंट में लगभग 117 करोड़ डॉलर खर्च हो चुके हैं। इसलिए अगर इवेंट कैंसिल हुआ तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेयर उन्हें ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह उस शार्क को वहां से हटाया जाए। फिर भी वह इवेंट किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करेगा। आयुक्त तब निराश होकर लौटता है और सोचने लगता है कि कैसे वे लिलिप के हाथों पेरिस शहर ऐसे को बचा पाएंगे। इसी बीच मिका का एक वायरल वीडियो उनकी नजर में आता है। उसमें वह सभी को कहता है कि शार्क बहुत ही शांत स्वरूप के जीव हैं और उनके वजह ही समंदर का संतुलन बना रहता है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग उन शार्क को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर साल कई शार्क मारी जा रही हैं, जिससे समंदर का पर्यावरण बिगड़ रहा है और इसका असर बाहर के वातावरण पर भी पड़ रहा है। इसलिए वह सभी को उन शार्क को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और सभी को उस नदी के अंदर के एक टनल के पास आने को कहता है, जिसका नाम है कैटाकम्बास।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बैन पुलिस के पास जाकर बताता है कि मिका आज रात उस शार्क को बचाने के लिए नदी में जाएगा। वह यह भी बताता है कि उसने मिका को रोकने की कई कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर पुलिस तुरंत मिका को पकड़ने के लिए कैटाकंबस की ओर निकल जाती है। इसी बीच मिका का वीडियो देखकर उत्साहित होकर कई मरीन सेवर उसी रात कैटाकंबस के पास पहुंच जाते हैं। मिका उन्हें लेकर पानी में उतरने वाला होता है। ऐसे समय पुलिस वहां सोफिया के साथ पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को देखकर भी मिका रुकता नहीं और सीधे पानी में छलांग लगा देता है। पुलिस तब उसे पानी से बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिका उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच वहां एक बेबी शार्क आ जाता है, लेकिन वह लिलिप नहीं था। मिका उस शार्क के ऊपर धीरे धीरे हाथ फेरता है ताकि यह साबित कर सके कि शार्क वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह देखकर सोफिया उसे सावधान करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि यह असल में लिलिप का जाल है। लिलिप इस छोटे शार्क के जरिए मिका को काबू में करने की कोशिश कर रहा है और यही लिलिप की सबसे खौफनाक तरफ है कि वह इंसानी दिमाग को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता है। लेकिन मिका कुछ भी नहीं सुनता और उस बेबी शार्क को कुछ देर प्यार करता है। फिर शार्क वहां से चला जाता है, लेकिन चूंकि सोफिया लिलिप की आदतों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह मिका को जल्दी से पानी से बाहर आने को कहती है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में लिलिप फिर उसके ऊपर हमला करेगा। सोफिया की बात सुनकर पुलिस भी बार बार मिका को ऊपर निकलने के लिए कहती है, इसलिए मिका थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी वह पानी से ऊपर नहीं आता। देखते देखते लिलिप आकर मिका को खतरनाक तरीके से काट लेता है और उसे पानी की गहराई में खींच लेता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वे लिलिप के हाथ से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वे अच्छे से समझ जाते हैं कि सभी जीव निर्दोष नहीं होते और सभी को बचाना संभव नहीं है। कुछ जीवों के सामने अपने आप को बचाना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पानी और जगह बहुत छोटी होने के कारण कई लोग दौड़ते हुए फिसलकर नदी में गिर जाते हैं और तब वहां लिलिप समेत और कई शार्क आकर एक के बाद एक तांडव मचाते हैं। सोफिया और पुलिस मिलकर लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क के हाथ से बचना इतना आसान नहीं है। फिर भी पुलिस हार नहीं मानती और उन लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। इसी बीच 2 पुलिस ऑफिसर पानी में गिर जाते हैं और शार्क का शिकार हो जाते हैं। असल में कोई भी सोच नहीं कर सकता था कि उस नदी में इतने सारे शार्क हो सकते हैं, यहाँ तक कि सोफिया भी नहीं समझ पाई। खैर, वे किसी तरह कुछ लोगों को बचाकर वहां से बाहर निकल आते हैं और घायल लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सब देखकर सोफिया बहुत परेशान हो जाती है। उसके अतीत की बातें उसे बहुत याद आती हैं। इतने कुछ होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पाती और लिलिप को पकड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाती। तब आदिल जाकर उसे संभालता है और समझाता है कि इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। इसी बीच एक लेडी ऑफिसर आकर उन्हें फिर से कैटाकॉम्बस में बुलाती है। वहां जाकर वे देखते हैं कि वो बेबी शार्क मरकर तैर रही है। असल में लिलिप ने उसे मार दिया था, क्योंकि जिस पर उसने एक बार अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई की उसे वह कभी बचाकर नहीं रखता। फिर वो मृत शार्क सोफिया को हैंड ओवर कर दी जाती है ताकि सोफिया उस पर रिसर्च कर सके। सोफिया वहां आकर कुछ अजीब बातें नोट करती है, जैसे उस शार्क की उम्र बहुत कम थी। उसके दांत और शरीर के स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है कि उसकी उम्र 2 महीने से ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र में वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसी बीच आदिल वहां पहुंचता है और सोफिया उसे ये बात बताती है। एक और चीज जो सोफिया को अजीब लगती है वह है उस शार्क का साइज। वह छोटे शार्क की तुलना में कई गुना बड़ी थी। इसे देखकर सोफिया समझ जाती है कि यह लिलिप का बच्चा है। फिर वह उस शार्क का पेट काटती है, जिससे कई छोटे शार्क बाहर निकलते हैं। इसे देखकर आदिल बहुत घबरा जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन शार्क की बेबीज देना क्षमता बहुत ज्यादा है। मतलब वे जितने शार्क कैटाकॉम्बस में देख चुके थे उससे भी ज्यादा होने की आएगा। तब सोफिया उसे और एक अजीब तथ्य बताती है कि उन शार्क के प्रेग्नेंट होने के लिए किसी मेल शार्क की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। उनके शरीर की एक खास बात के कारण वे खुद ही मां बन सकती हैं। लेकिन इस तरह की शार्क बहुत रेयर होती हैं और वे बहुत खतरनाक होती हैं। साथ ही उनके अंदर किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाने की एक अद्भुत शक्ति होती है, जिसकी वजह से वे पेरिस के साफ मीठे पानी में भी जिंदा हैं। ये सब सुनकर आदिल बहुत टेंशन में आ जाता है और तुरंत जाकर ये बात ऑफिसर को बताता है। ऑफिसर तब समझ जाता है कि अब इवेंट को बंद करना ही सिर्फ रास्ता है, क्योंकि अगर स्विमर्स नदी में कूदेंगे तो मौत पक्का है। इसलिए वह फिर मेयर के पास जाकर इवेंट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करता है और इस बार सोफिया को भी साथ ले जाता है ताकि सोफिया पूरी बात मेयर को समझा सके। सोफिया मेयर को पूरा मामला बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन मेयर को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। ये देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और मेयर के साथ बहस शुरू कर देती है। मेयर सोफिया को नीचा दिखाया और वहां से निकाल देता है। फिर भी वह किसी भी हालत में इवेंट कैंसिल करने के लिए राजी नहीं था। उल्टे वह ऑफिसर को कहता है कि अब पुलिस को इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं, वह आर्मी को इस मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी देगा। ये सुनकर ऑफिसर ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। लेकिन मेयर का ये जबरदस्तीपन कि वह कितनी खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है, ये महिला मेयर खुद समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसे चुपचाप बैठे रहने पर शहर के लोग, यहाँ तक कि उस कंपटीशन के स्विमर भी खतरनाक मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि कल सुबह मेयर के इवेंट में वो इंटरनेशनल कंपटीशन होने वाली है। इसलिए ऑफिसर लोग मेयर को बताए बिना ही शार्क से बचना का प्लान बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने सोचते कि वो उस
कैटाकोम्स इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, इससे वहां मौजूद शार्क मर जाएंगे। और इतनी जगह होने के बावजूद उन्होंने वही जगह इसलिए चुनी क्योंकि उसी एरिया में शार्क का आना जाना ज्यादा देखा गया है। इसके बाद आदिल अपनी टीम मेंबर्स से पूछता है कि उनमें से कौन कौन इस मिशन में उनकी मदद करेगा। तब वहां एक ऑफिसर को छोड़कर बाकी सभी नदी में जाने का सोचते लेते हैं। असल में वो ऑफिसर डर रहा था अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचते हुए, लेकिन सभी को हिस्सा लेते देखकर उसने उन्हें सपोर्ट करने का सोच लिया। तो अगले दिन प्लान के अनुसार उनमें से 2 ऑफिसर कैटाकोम्स की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ स्विमिंग कंपटीशन के लिए अलग अलग देशों से आए नजर वाले लोग नदी के किनारे इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मेयर वहां पहुंचता है। तब रिपोर्टर मेयर से पूछते हैं कि इस नदी में शार्क होने की जो बात सुनी गई है उसकी सच्चाई कितनी है। तब मेयर उन्हें साफ साफ बताता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। असल में उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी इस जिद और झूठ की वजह से थोड़ी देर में क्या होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि बोर्ड ले जाने वाले वो 2 ऑफिसर को आर्मी के लोग रोकते हैं। वे बताते हैं कि आर्मी वहां शार्क से बचने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और वो तैयारी ये है कि उन्होंने नदी के उस हिस्से में एक बड़ा जाल बिछा रखा है। अगर शार्क वहां आ भी जाए तो जाल को भेद कर निकल नहीं पाएगी। लेकिन ऑफिसर अच्छे से समझ जाते हैं कि आर्मी का यह प्लान कोई काम का नहीं है, इसलिए वे ऑफिसर को यह बात बताते हैं। ऑफिसर आर्मी ऑफिसर को फोन करके कहता है कि ऑफिसर लोग शार्क पकड़ने नहीं बल्कि किसी और खास काम के लिए वहां जा रहे हैं। तब आर्मी उन्हें छोड़ देती है। दूसरी तरफ सोफिया, आदिल और उसकी टीम के मेंबर नदी की गहराई में जाकर कैटाकम्बस की जगह पर बम ब्लास्ट करने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन तभी एक डरावना सीन दिखाई देता है। टनल के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए उसके पास रखा टॉर्च जब भी जलाया जाता है तब वह देख पाती है कि सैकड़ों शार्क उनके चारों तरफ घेर कर खड़ी हैं। ये देखकर वे सभी बहुत डर जाते हैं। तब सोफिया सभी को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर उनकी मूवमेंट देख ली गई तो शार्क डर जाएगी और सीधे उन पर हमला कर सकती है। इसलिए उसके कहने पर सभी शांत रहते हैं और शार्क उस टाइम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद वे बहुत सावधानी से बमों को अलग अलग जगह सेट करते हैं और जब भी उनमें से कोई सदस्य बम ब्लास्ट करने के लिए जाते हैं तब उसकी मूवमेंट देखकर एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसका शरीर पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसी समय उसके हाथ से बम का रिमोट नीचे गिर जाता है। सोफिया समझ जाती है कि उनका खतरा नजदीक आ गया है। वह पिछली बार जैसी गलती नहीं करना चाहती कि अपने साथी खो दें, इसलिए तुरंत सभी को ऊपर निकलने के लिए कहती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक झुंड शार्क उन पर हमला करता है और सोफिया और आदिल के अलावा बाकी सभी एक एक करके मारे जाते हैं। इस बीच सोफिया किसी तरह वहां रहकर एक बम ब्लास्ट कर देती है जिससे कई शार्क मर जाते हैं और उस ब्लास्ट के प्रेशर से वे दोनों पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आदिल काफी घायल हो गया था, इसलिए उसे बोट में छोड़कर सोफिया फिर से पानी के नीचे चली जाती है और अब आखिरकार वह लिलिप को देख पाती है। उसे देखकर सोफिया समझ जाती है कि लिलिप अपने बच्चों के मरने के वजह बेहद गुस्से में है और अब वह सिर्फ इसका बदला लेने वाला है। इस बीच मेयर के ऑर्डर पर तब तक कंपटीशन शुरू हो चुकी है, इसलिए समूह समूह में कॉम्पिटिटर्स पानी में उतरने लगते हैं। दूसरी तरफ शार्क भी रुकती नहीं है। वे आर्मी द्वारा बिछाया गया जाल खींचते हुए आगे बढ़ते हैं और उन स्विमर्स पर हमला करते हैं। धीरे धीरे उनमें से कई लोग गायब होने लगते हैं और नदी के पानी में खून मिलकर लाल रंग लेने लगता है। ऐसे समय नदी किनारे खड़ा एक लोग एक शार्क को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां हड़कंप मच जाता है। पानी में मौजूद लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनमें से कई शार्क का शिकार हो चुके होते हैं। इस हड़कंप में कई लोग धक्का खाकर नदी में गिर जाते हैं और शार्क के हाथों मारे जाते हैं। ऐसे समय में आर्मी के लोग वहां आकर उन शार्कों को निशाना बनाकर गोली चलाने लगे। तब सोफिया ने उन्हें रोकने के लिए कहा। सिर्फ सोफिया ही नहीं, पुलिस के सभी लोग भी उन्हें गोली चलाने से मनाही कर रहे थे क्योंकि नदी के नीचे कई पुराने मिसाइल पड़े थे और शायद उनकी वजह से मिसाइल ब्लास्ट हो सकती थी। लेकिन आर्मी के लोग उनकी मनाही को मानते नहीं, वे लगातार गोली चलाते रहते हैं। थोड़ी ही देर में सोफिया का डर हकीकत में बदल जाता है। शार्क की हरकतों के वजह पानी में मौजूद मिसाइल एक एक करके ब्लास्ट होने लगती है, जिससे नदी में पानी का बहाव उथल पुथल मचाता है और यह लहर सुनामी का रूप ले लेती है। किनारे की सभी चीजें बहने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नदी के ऊपर बने पुल भी पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर मेयर बहुत डर जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका निर्णय गलत था। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पानी का बहाव उसे भी बहा ले जाता है। उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि आदिल सोफिया को बचाने के लिए पानी में उतर गया था, लेकिन शार्कों के हमले में दोनों फिर से बोट पर चढ़ते हैं, लेकिन इससे उन्हें बचाव नहीं मिलता। एक शार्क आकर उनकी बोट को उलट देता है। सोफिया समझ गई थी कि इस बार वे किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे, लेकिन किस्मत से वह बहुत मुश्किल से आदिल को लेकर एक इमारत की छत पर शरण लेती है। आदिल तब बेहोश था। जब उसका होश आया तो वह सोफिया के पास आकर पूछता है कि उनका युद्ध खत्म हुआ या नहीं। तब सोफिया निराश आंखों से आसपास देखती है। पूरा पेरिस शहर पानी के नीचे डूब गया है और सोफिया के आसपास सैकड़ों शार्कें घूम रही थीं। सोफिया को भी कोई सोच नहीं था कि वे इस जगह से कैसे निकलेंगे। उन्हें समझ आ गया कि
उनका सफर यहीं खत्म होने वाला है और इसी खतरनाक स्थिति में कहानी खत्म हो जाती है।